Hello, dear students. Now we shall study chapter 5. Okay. और the subject is Indian political system या Indian polity या फिर political science. Okay. Class 10th. And this chapter is very important, for the UPSC conducted civil services, IAS, IPS, IFS, etc. in essay writing and in attempting the questions in the GS portion, general studies portion, outcomes of democracy. And this topic is very important यार, डेमोक्रेसी, क्योंकि आज जो इंडिया में है बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो इसका में पूरा एक मीनिंग है ना डेमोक्रेसी। इसको मैं मतलब सिर्फ समझना नहीं बल्कि जीना है इस वर्ड को, हमारी पर्सनल लाइफ में हमें जीना है। आप घर में भी रहते हैं तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रखिए, हर किसी को बोलने का ऑप्शन दीजिए, किसी को दबाइए मत आप। और जो विचार देते हैं यदि उनके विचार आपसे अलग हैं तब भी आप उन विचारों को सम्मान कीजिए, उनको सोचिए विचारों के बारे में। ठीक है कि ये कैसे म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए विचार कैसे ज़रूरी हो सकते हैं, एडवांसमेंट के लिए विचार कैसे ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये जो रूल होता है, रूल बाय पीपल फॉर द पीपल, है ना, इस तरह से लोगों का शासन लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप पर्सनल लाइफ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि आप फैमिली में हैं तो हर चीज़ जो आपकी फैमिली के मेंबर्स की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, डिग्निटी है, वो कंप्रोमाइज़ ना हो, वो अपने विचार रख सकें और आप साथ मिल के चल सको। इसलिए डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लाइफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ना चाहेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई इंडिया में क्या इसके आउटकम्स रहे हैं, या फिर और कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ लोग चुनते हैं लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना, तो इसके आउटकम्स क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, नतीजे क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का आता है सबसे पहले डेमोक्रेसी ये क्या, रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पीपल क्या है, किनको इलेक्ट करते हैं, किनको इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो एमएलए एमपीज होते हैं या फिर अपने काउंसलर वगैरह होते हैं छोटे लेवल पे, या सरपंच वगैरह होते हैं, है ना, पंचायत राज सिस्टम में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो रूल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ओके, नाउ वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्यों बेटर फॉर्म है, मतलब बहुत अच्छा एक रूप है एक सरकार का, इसकी हम बात करेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी से पहले तो मोनार्कियल सिस्टम था, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था, जिसे मोनार्क जो राजा होता था एकदम ऑथोरिटेरियन होता था, उसके वर्ड ही कानून बन जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पॉपुलर पार्टिसिपेशन है लोगों का। पॉपुलर बोले तो वो प्रसिद्ध वाला नहीं, पॉपुलर बोले पीपल से बना है, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन होता है। दिस पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ योर ओन कंट्री। आप अपने देश को चलाते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, फिर वो उनकी जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, देखिए जो ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, डिक्टेटरशिप से। ठीक है, डिक्टेटरशिप होती तानाशाही, जो मैंने बात की, मोनार्कियल सिस्टम। तो इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। देखो फर्स्ट क्या है, इट प्रोमोट करता है किसको, इक्वेलिटी को। ओके, किनके बीच में, अमंग सिटीजन्स। ठीक है, सेकंड इज इनहेंसेज मीन इंक्रीजेज, बढ़ाता है क्या, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर कोई एक व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति होते हैं इनकी डिग्निटी को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है, फील करता है यस गवर्नमेंट मैंने बनाई है, तो यही आपकी डिग्निटी है यार। ठीक है, एंड इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करेगा, फिर वही चीज़ है, देयर इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज देयर। इफ़ यू आर इलेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स government, then that has to act for your welfare. Okay, so your vote is there
in that decision making. Okay, your presence in a country, in a democratic country, is there in the decision making. So like this it improves the quality of decision making. नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है क्या प्रोवाइड करता है, ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, एक मेथड देता है, प्रोवाइड करता है किसके लिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज देयर। तो आपका पार्टिसिपेशन है, देयर इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द रेजुलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। This is the method in democratic form of government. Fifth is allows, ये अलो करता है room to correct mistakes, मतलब ये काफ़ी गुंजाइश देता है। रूम का मतलब कमरा नहीं जिसमें हम रहते, रूम का मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, क्या करेक्ट करने के लिए, मिस्टेक्स को, जो गलतियाँ। अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने ए पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को आपने इलेक्ट किया, ठीक है, जिस इस पार्टी ने आपको वादा किया कि आपको 2 करोड़ ये रोज़गार देगी, 15 लाख रुपए आपके खाते में डालेगी, जो बाहर जो ब्लैक मनी है उसको देश के अंदर 6 महीने में ले आएगी, महंगाई उसको कम कर देगी। फिर आपको पता चला कि यार 2 करोड़ रोज़गार भी नहीं दिए, 15 लाख भी नहीं आए, और जो ब्लैक मनी है वो भी नहीं आया, और जो मनी था इंडिया का वो सारे बैंकों लूट के गवर्नमेंट के जो दोस्त लोगों लेके भग गए हैं, और सारे इसने अच्छा ये भी वादा करके आती है पार्टी कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, मिट्टी की कसम खाता हूँ, सारा देश बेच देता है। पूरी जो भी पब्लिक जो प्रॉपर्टीज थी, लीडिंग जो अपनी कंपनियां थी सरकारी, जो विभाग थे, सब इसने बेच दिए। इवन रेलवे यार जो ढांचा है, मतलब रीढ़ की हड्डी है इंडिया की, वो बेचने में लगा हुआ है, पोर्ट्स बेच दिए। तो क्या आपसे मिस्टेक हो गई ऐसी गवर्नमेंट चुनने में, तो आप दोबारा इस पार्टी को आप नहीं चुनोगे। तो इस तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। अब आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, देखिए एक तो एक काफ़ी फॉर्मल है डेमोक्रेसी है, जो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो इंडिया में है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में है, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्टेट्स एंड सेंटर के बीच रिलेशनशिप्स की बात है, जुडिशरी की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है ना। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है, और बहुत से इम्पोर्टेंट जो बॉडीज़ होती हैं, है ना, जैसे यूपीएससी वगैरह, उनका सबका इसमें मतलब एक ब्लूप्रिंट इसमें है कि आपको इस मर्यादाओं में रह के आपको काम करना है डेमोक्रेसी के लिए। तो एक फॉर्मल एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, आप जानते हैं, एंड डेमोक्रेसी का हैव पार्टी दे गारंटी राइट टू सिटीजन। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो ही जो है इलेक्शंस को कंटेस्ट करती हैं, लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, और लोगों के राइट्स के लिए काम करती है, ठीक है। ये बात अलग, कोई पार्टी झूठ बोल के आ जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके डेमोक्रेसी को लूट के आपके वोट ले ले, आपको झूठ बोल के, जुमलेबाजी कर करके, वो धोखाधड़ी देखो बार बार यदि आप अलाउ करते हो उसको, तो आपसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार और इस भारत माता, इस भारत भूमि का दुश्मन कोई नहीं है। दूसरा क्या डेमोक्रेसी क्या करती है, प्रमोट करती है क्या, इक्वलिटी, वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है, फीचर्स में इक्वलिटी को प्रमोट करती है, एनहेंसेस डिग्निटी बढ़ाती है हर इंडिविजुअल की, improves the quality of decision making, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, हम कर चुके हैं, अलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। तो ये इसमें फीचर्स जो ऊपर जो इसके आउटकम्स जो है ना, वो आप इसमें फीचर्स में डाल सकते हो। इसके अलावा आपने क्या डाला, कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी फिर आप सारा रिपीट हो रहा है वापस से। अब हम बात करते हैं मेरिट्स क्या है, मतलब गुण क्या है, और डीमेरिट्स क्या है एक डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो मेरिट्स की हम बात करते हैं, देखो मेरिट्स में आप फिर जो इसके फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इक्वलिटी प्रमोट्स इक्वलिटी, एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, improves the quality of decision making, provides method to resolve the conflicts, and allows room to correct mistakes. These can be merits, okay. And in addition to these merits, you can also write down that democracy produces
अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये एक अकाउंटेबल, जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिव भी जिम्मेदार ही होता है, और लेजिटिमेट मतलब वैध सरकार ये आप चुनते, क्योंकि आप खुद चुनते हो। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोगों को जो है पार्टियां झूठ बोल बोल के, जुमलेबाजी करके और आपसे आपका वोट चुरा लेती है ना। और डेमोक्रेसी जो असली भावना होती है उससे खिलवाड़ करती है, देश के संविधान से खिलवाड़ करती है। आ जाएगी पार्टी एक बार, दोबारा ऐसे पार्टी को मौका देना नहीं चाहिए। ऐसे रूल्स फ्रेम होने चाहिए कि इस तरह से कोई इतने बड़े बड़े झूठ बोल के, जुमलेबाजी करके लोग अपनी सरकारें बना लेते हैं और फिर कहते हैं तो जुमलेबाजी थी। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट इनके लिए। जनता को एकदम सामने आके अपना मतलब एजिटेशन करना चाहिए, पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, एकजुटता के साथ काम करना चाहिए इसमें। तो ये तो मेरिट्स हो गई। ठीक है, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो वो ये एक जिम्मेदार गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्स दे। आपकी जो डिमांड्स आप चाहते हैं कि बेरोज़गारी कम हो, रोज़गार की जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, है ना, तो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है इसमें। लेकिन आप यहाँ देख सकते 2 करोड़ रोज़गार की बात की, कोई रोज़गार नहीं दिया, 15 लाख आएंगे, तो इसका कोई रेस्पॉन्स, यदि कोई गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिव नहीं होती है ना बनने के बाद में, तो वो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, उसका डेमोक्रेसी से कोई वास्ता, क्योंकि रेस्पॉन्सिव नहीं है। मोदी जी ले लो ना, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो ना ही महंगाई पे बोलते हैं, ना ही बेरोजगारी पे बोलते हैं, है ना, और देश की प्रॉपर्टी को बेचे जा रही है गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। तो रेस्पॉन्सिव नहीं है और ना ही अकाउंटेबल है गवर्नमेंट। तो ये इस तरह से आप डिमेरिट्स में इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, पीपल हैव द राइट टू चूज दियर रूलर्स, दे हैव कंट्रोल ओवर दियर रूलर्स। जनता का उनके कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल अभी तो बिल्कुल कंट्रोल हो नहीं रहा जनता का। अब तो जब इलेक्शन होंगे तब आप यदि गवर्नमेंट चेंज करते हैं, दूसरी पार्टी चुनते हैं जो वास्तव में हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ले, डेमोक्रेसी की भावना को समझे, तब जाके आपका कंट्रोल हो सकता है। सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट, और सिटीजन खुद भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। इस प्रकार थस डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेज अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन, रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स की जो नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती हैं, जो एक उम्मीदें होती हैं, उसके रेस्पॉन्सिव भी रहे। जैसे हर हमारी नीड होती है या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है जनता की, जो महंगाई है वो डाउन रहे, सभी को रोज़गार मिले, रोज़गार बहुत बढ़े, है ना, और आपकी इनकम भी हाई हो, और आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी हाई हो, आपकी एजुकेशन भी हाई हो। तो एक आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जो गवर्नमेंट इनको रेस्पॉन्सिव नहीं होती हैं, मतलब आपकी जो आपकी उम्मीदें जगाएंगी कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, अब काला धन लाएंगे, देश को ऐसा कर देंगे, मजबूत बना देंगे, वर्ल्ड का ये कर देंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो एनकैश कर ली, लेकिन उस पर रेस्पॉन्सिव नहीं है कोई गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वो जो पार्टी बना रही है वो भी निकम्मी है, उनको नहीं आता काम करना। ठीक है, उनको अपनी बस गंदी और अच्छी राजनीति करना आता है। तो अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट ये भी एक मेरिट है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो डेमोक्रेसी एंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। कि डेमोक्रेसी ये इंश्योर करती है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो किस पे बेस्ड है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे। ये नहीं मनमर्जी से नहीं, जो भी नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग, जो देश में जो भी कानून है उनके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन ले रहे हो, उनका मनमर्जी से आप नहीं ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो कि इंश्योर करती है अपनी डिसीजन लेना। ओके, और डिसीजन किन पे बेस होते हैं, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स पे, ठीक है, लॉज पे। अब डीमेरिट्स आप इन्हीं का उल्टा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, अकाउंटेबल जो गवर्नमेंट लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको भुना के, झूठे वादे करके, बड़े बड़े झूठ बोल के जो पच नहीं सकते हैं, है ना, सत्ता में आ जाएंगे। और जब हम कहते हैं कि बी रेस्पॉन्सिव, यस रेस्पॉन्स दो जो आपने वादे किए थे, तो वो कहती है तो जुमलेबाजी थी। ठीक है, तो ये डीमेरिट्स हैं यार, बहुत बड़े डीमेरिट्स हैं। और ये डीमेरिट्स मैं कह रहा हूँ पॉपुलर, ये जो डीमेरिट्स तभी दूर हो सकते हैं जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन ना ये बढ़े यार पॉलिटिक्स में,
ये एक्टिव हों, एज मतलब उस चीज़ को भूले नहीं और बार बार कहते रहे भैया कहाँ गए तुम्हारे वादे। उनको ठंडे बस्ते मत जाने दो, पूछो उनसे, लिटिगेशन डालो कोर्ट में, ठीक है, तब जाके डिमेरिट्स दूर हो सकती हैं। अब देखो हम डिमेरिट्स की बात करते हैं। अब ये देखो, ऑफन इग्नोर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है गवर्नमेंट में तो प्राय क्या करती है, इग्नोर करती है किसको, डिमांड्स को ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं उनकी डिमांड्स को इग्नोर करने लगती है। जैसे आज लोग त्राही त्राही करेंगे हमें रोजगार दो, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट चुप, एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रही, मुंह नहीं खोल रही, इग्नोर करिए, रोजगार दो, महंगाई कम करो, चुप है, एकदम चुप है। और ये लोग जो सिलेंडर जो 360 का था ना इंडिया में 2014 तक, तो ये लोग जो खाली सिलेंडर ले लेके ये चिल्लाते थे रोड पे गलियों पे, है ना, नाचते थे ना, बड़ा नाच करते थे लोग, बोला चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो, पता नहीं कहाँ मुंह दबा के बैठ के बात ही नहीं करना चाहते, इग्नोर कर रही हैं। तो इसमें इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज प्रायः इग्नोर करती है डिमांड्स को, लोगों की डिमांड्स को। करप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इग्नोर तो करती ही हैं, बेशर्मी से ये लोग काम न तो रेस्पॉन्सिव होते हैं, न जवाब देते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस का, है ना, और नहीं उसको पूरा करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो करप्शन फैलाते रहते हैं लोग। इंडिया का बहुत सारा पैसा जो है, जो इंडिया के जो लोगों को जो पैसा है, जो एक पब्लिक का जो फंड है ना, उस फंड को ये लोग जो अपने यारों दोस्त, जो यार दोस्त जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनको उधार दे देंगे। सरकारी बैंकों में किसका पैसा है, लोगों का पैसा, वो सारा पैसा क्या करते हैं ये अपने दोस्तों की, जो ये नेता लोग होते हैं जो सरकार के होते हैं, उनके जो बिजनेसमैन दोस्त होते हैं, उनकी कंपनी में पैसा लगवा देंगे। पैसा किसका, जनता का पैसा गया। और एक तो आपको पता होगा जो कोरोना जो पीरियड में एक पीएम केयर फंड बना था, ठीक है, पीएम केयर फंड, इसमें मोदी जी ने खूब ऐड किया था, इन्होंने पार्लियामेंट में भी इसका ऐड किया था, इसका पीएम केयर फंड पैसे जमा करा। तो लोगों को यह था कि सरकारी, ये कोई सरकारी है ये चीज़, पीएम केयर फंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आ रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, कोरोना को लड़ने के लिए लोगों ने लाखों करोड़ रुपए इसमें दिए। और जब हिसाब किताब मांगा तो ये चुप हो गए, एकदम बोले ही नहीं वो पैसा कहाँ गया। तो किसी ने कोर्ट में केस डाला तो पता चले तो ट्रस्ट थी, को प्राइवेट ट्रस्ट थी, मतलब सरकार, एक प्राइम मिनिस्टर जिसको जनता सुनती है, वो इतना बड़ा करप्शन फ्रॉड करता है वो आदमी, है ना, कि यह जो पीएम केयर फंड बना के लोगों को मतलब चूना लगाता है बड़ा। अब ये केस चल रहा है अभी, ये प्राइवेट ट्रस्ट है हमारा, कोई, अब गवर्नमेंट कह रही है हमारा इसमें से कोई लेना देना नहीं है। भैया लेना देना नहीं है तो क्यों मोदी जी का फोटो लगाने की क्या जरूरत थी, उसमें मोटा सारा बड़ा सारा फोटो, क्यों पार्लियामेंट में आपने भीख मांगी इस चीज़ की, है, क्यों लोगों को इतने ऐड दिए कि इसमें पैसा डालो, कहाँ गया पैसा, ये करप्शन। फिर होती है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो एक राजनीतिक रूप से एक अस्थिरता बनी रहती है। कैसे, जैसे मान लीजिए इलेक्शन हुई है, अब किसी पार्टी को मेजोरिटी, फुल मेजोरिटी नहीं मिली, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी सपोर्ट करेगी, तो इनका सबका लालच होता है नेताओं का, ठीक है, बोला हमें ये पोस्ट दो, वो दो, जब पोस्ट उससे ले ली गई, जब पोस्ट ले ली जाती है या फिर नहीं दी जाती है तो फिर गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। तो इस तरह से फिर इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो इसलिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब था स्थिरता, वाइब स्तर रही, चलती रही भाई, गवर्नमेंट पूरी 5 साल चल गई। और इनस्टेबिलिटी क्या होती है कि पूरी 5 साल ना चल के अस्थिर हो जाना, अस्थिर हो जाना, अस्थिरता, ठीक है। तो ये स्थिरता का पर्याय है, स्थिरता का वो क्या बोलते हैं, विलोम शब्द अस्थिरता, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए और क्या डिमेरिट है, जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें डिले होती है काफ़ी। कोई भी निर्णय लेना हो देश के हित में, जो देश के बेरोजगार युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठीक है, जो एजुकेशन को लेकर कोई लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो उसमें डिले होता है काफ़ी। दूसरा, ये कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये काट दो ये, ठीक है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब जो है अपना कंट्रीब्यूशन अपने उसमें करते हैं लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की। कौन से फैक्टर्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखिए किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसका मतलब होता है फैक्टर्स, मतलब किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट
में जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान होता है किन फैक्टर्स का होता है, ये चीज़ है। तो पहली आती है आपकी कंट्री की पॉपुलेशन साइज़। यदि मान ली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्किल्ड नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको नीचे आना है। पॉपुलेशन चलो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्किल्ड है, लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, अपना मतलब एंटरप्राइज चला सकती है, अपने काम कर सकती हैं, वो लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो बेशक इकोनॉमी ज़्यादा जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो देश नीचे आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है उस पॉपुलेशन को आप कितना स्किल करते हो, कितनी उसको एजुकेशन देते हो, कितना उसको एक प्रोफेशनली उसको प्रोफाउंड बनाते हो आप। तो ये गवर्नमेंट सेटअप पे डिपेंड करता है सारा। दूसरा ग्लोबल सिचुएशन की आपकी सिचुएशन कैसी। इंडिया की सिचुएशन बहुत बढ़िया है, हर तरह जुड़ा हुआ है, इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जुड़ा हुआ है, इधर साइड ये जो है ना, इधर वेस्ट यूरोप से जुड़ा हुआ है इधर, और ये समुद्री इससे इधर यहाँ तक जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है, इधर आप ये अफ्रीका जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी अपने इंडिया की स्ट्रेटेजी पोजिशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिर होता है कोऑपरेशन फॉर अदर कंट्रीज़। फिर दूसरा है कि दूसरे कंट्रीज से आपका कितना कोऑपरेशन है, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसे कंट्री हो कि आपको किसी से लेना देना नहीं, किसी कुछ हो गया, जैसे मान लो टर्की में आया भूकंप वगैरह आया, तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, तो आपको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ये ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, तो आप कितने लोगों, आपको कितने लोग कोऑपरेट करते हैं, आप जिनको कोऑपरेट करेंगे वो आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। थर्ड, फोर्थ फैक्टर है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडोप्टेड बाय द कंट्री। दूसरा ये है कि जो कंट्री एडोप्ट करता है, अपनाता है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, उन पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। सपोज कीजिए प्रायोरिटी एक कंट्री है, तो एक कंट्री की प्रायोरिटी यदि ये है कि एक किसान एक फार्मर है, ठीक है, छोटा किसान, उसको मजबूत बनाया जाए, मजदूर है उसको और मजबूत बनाया जाए, उसको और स्किल्ड करके, ठीक है। इंडिया में एजुकेशन को, जो एक प्रोफेशनल एजुकेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसको एकदम बिल्कुल ना प्रैक्टिकल एजुकेशन जो होती है, जो बिजनेस सेट करने में या फिर गवर्नमेंट या देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में वो सहायक हो, ऐसी एजुकेशन आप दे रहे हो, ठीक है। ऐसे स्किल डेवलपमेंट आप लोगों में कर रहे हो कि उनको आप हुनरमंद बना रहे हो, किसी को आर्टिस्ट बना रहे हो, कोई किसी को मैसनरी बोलते हैं, पत्थर का जो काम करते हैं ना, ये जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, या फिर पेंटर बना रहे हैं, या फिर आप लॉयर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, आर्किटेक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरह की एजुकेशन को आप कितना जोर दे रहे हो, और हेल्थ पे आप कितना खर्च कर रहे हो, क्योंकि हेल्थ जब तक अच्छी नहीं होगी देश के लोगों की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम रहेगी, वो बहुत बेटर अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपकी कंट्री की ये सब प्रायोरिटीज़ है ना, तो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और देश टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग लाइन में है ना, टेक्निकल एजुकेशन, ये इस पर आप बहुत खर्चा करोगे तो बेशक हमारा देश आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि आपकी जो गवर्नमेंट जो आपने एडॉप्ट की, यदि उसकी प्रायोरिटी क्या है, यदि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता फैलाना, देश में कई धर्मों के लोगों को लड़वाना है, जातियों में लड़ाई करवानी है, इस तरह से आप वोट लेना चाहोगे, भैया देश गर्त में जाना है, ठीक है, यस। फिर दूसरा, रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन द रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी इज़ नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जो रोल है डेमोक्रेसी का किसमें, रिडक्शन में, मतलब घटाने में, रिडक्शन माने डिक्रीज करने में, घटाने में, रिडक्शन बोले तो डिक्रीज, घटाना। इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, जो असमानता है लोगों में, गरीब, एक बहुत गरीब है, एक बहुत अमीर है ना, और अवसर एक को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और जो गरीबी है उसको रिडक्शन करने में जो डेमोक्रेसी का रोल है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। अब इसमें आप देखो, डेमोक्रेसी को आप वो नहीं दे सकते, आप दोष आप किसको दोगे, जो पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी में इसको मतलब डेमोक्रेसी को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करती हैं, मतलब इसका शोषण करेंगे अपने निजी हितों के लिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी में बेईमानी रहेगी, बेईमान पार्टियाँ आएंगी, है ना, जिनको देश के डेमोक्रेसी से, संविधान से, लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या अगर सत्यानाश ही मार के जाएंगी,
तो इसीलिए सिर्फ जो डेमोक्रेसी का रोल है इनइक्वलिटी और पावर्टी को रिड्यूस करने में, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो दो बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, हालांकि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस है। वन वोट वन वैल्यू, भाई कोई भी चाहे गरीब हो चाहे अंबानी हो अडानी हो, वो एक वोट देगा तो उस एक वोट का वैल्यू एक जो रिक्शा चलाता है बेचारा, जो रेडी चलाता है, उसके वोट के बराबर उसकी वैल्यू होगी। तो ये तो पॉलिटिकल इक्वलिटी है, वन वोट वन वैल्यू। द ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटी स्टिल एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। हालांकि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है वो ग्रो कर रही है। जो आर्थिक असमानता वो बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता बढ़ने का मतलब क्या है? द ग्रोइंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इट मीन्स दैट रिच और पुअर के बीच में अभी उतना फासला बना हुआ है। धनवान और धनवान बनता जा रहा है और गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है। जैसे अडानी का था, अडानी का पता नहीं, कहते हैं 8 मिलियन या ऐसे कुछ थी इसकी, ठीक है, जो बीजेपी गवर्नमेंट का आने से पहले 2014 तक, और 2022 तक जो बढ़ के पता नहीं दुनिया का जो 2 नंबर का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाता है ये आदमी। देखो कितना अमीर हो गया ये, है ना, 1000 गुना ये अपनी इनकम बढ़ जाती है मोदी की सरकार में। मोदी इसका दोस्त है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके प्लेन में बैठता है, चाय कॉफ़ी पीता है। जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था मोदी, तभी से इसकी दोस्ती है इससे। तो इस तरह से जो रिच है वो रिचर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज ग्रोइंग। ओके, तो फैक्टर्स में बात करेंगे। देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, है ना। इकोनॉमिक प्रायोरिटी जो भी अडॉप्ट करती हैं, प्राथमिकताएं, जो आर्थिक प्राथमिकताएं जो एक देश अपनाता है, ठीक है। और ये जो है ये चीज़ें आप दोनों को इसमें फैक्टर्स में चाहो डाल देना, नहीं तो 4 तो आपको याद रखनी है। अब देखिए, सम अनेबल टू मीट बेसिक नीड्स इन लाइफ। और डेमोक्रेसी में क्या, कुछ लोग तो है कि अपनी जो बेसिक नीड्स है ना यार, रोटी कपड़ा और मकान, उसको भी पूरा करने में अनेबल हैं, सक्षम नहीं है। अब स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसके लिए, रिड्यूस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, किसको? इनइक्वलिटी, असमानता को और गरीबी को, पॉवर्टी को, ठीक है। देखो, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम फॉर द पुअर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो पहला तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम की ये है कि भाई लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए, किसके लिए? गरीबों, फॉर द पुअर, ठीक है। फिर दूसरा आता है यहाँ पे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। किसका? सरप्लस लैंड का। किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत ज़्यादा सैकड़ों एकड़ किसी के पास ज़मीन, तो उस ज़मीन से गवर्नमेंट उससे ले, उसको कंपनसेट करे, उसको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करे ज़मीन को। फिर तीसरा स्टेप आपका रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, की सीट्स रिजर्व करे बैकवर्ड क्लासेस के लिए नौकरियों में। पॉलिटिकल जो पार्टी, ये जो इलेक्शन होते हैं उनकी सीटों, जो MLA MP जो सीट भी रिजर्वेशन। तो ये स्टेप्स ले। फिर आपका चौथा था सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। समाज में जो लोग रहते हैं उनको सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम, जैसे ओल्ड एज पेंशन, जैसे आप बूढ़े हो जाओ 60 साल के ऊपर तो आपको पेंशन मिले, फ्री मेडिकल एड मिले, आपको फ्री में जो है मेडिकल एड मिले, सहायता मिले। सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, जो भी आप हाउसिंग अपने लिए रहने का घर बनाए या लें तो उसमें सब्सिडी दे गवर्नमेंट। सब्सिडी माने अनुदान। जैसे मान ली कोई मकान जो है 100 रुपये का है तो कम से कम 20 रुपये 25 रुपये उसमें गवर्नमेंट दे, उसको बोलते हैं सब्सिडी या सब्सिडाइज्ड। तो सब्सिडाइज्ड वर्ड किससे बना? सब्सिडी से। सब्सिडी का मतलब होता है SUBSIDY। सब्सिडी मानी होता है ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। अनुदान, दान मन तो आप समझते हो, दान जो देते हैं। अनुमानी सपोर्ट में, या आप हाउस खरीद रहे हो तो उसके सपोर्ट में जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो एक सब्सिडाइज्ड हाउसिंग,
ये भी सोशल सिक्योरिटी में आता है। और आता है फिर मोर, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के और ज़्यादा अवसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक आउटपुट उसका, कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या वो आउटपुट दे पाती है, देती है। ठीक है, और किस तरह से देती है। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का रिलेशनशिप, रिश्ता किससे, विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यदि मान लो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रूप से जो एक गवर्नमेंट चुन के आती है डेमोक्रेसी में, ठीक है, और वो गवर्नमेंट अपना रिलेशनशिप रखती है किससे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। उसका प्रायोरिटी क्या होती है कि मुझे अपने देश का आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। तो यदि वो पार्टी इस विज़न के साथ आती है तो क्या जो गरीब होते हैं, पुअर, फार्मर्स, किसान, लेबर, मजदूर, जो यंगस्टर्स होते हैं, जवान जो लड़के होते हैं, उनके रोज़गार की बात करेगी, उनके स्किल डेवलपमेंट की बात करेगी, और इससे क्या करेगी, वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को भी कम कर पाएगी। तो ये सब क्या है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम, यदि आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी की नीयत पे डिपेंड करता है, उन नेताओं पे डिपेंड करता है। अब इंडिया में आप क्या देख रहे हो, जो जितने भी नेता हैं ना, इनको तो सबको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। ठीक है, बुढ़ापे में ये एक नेता यदि मान लीजिए जितने इलेक्शनों लड़ता है ना, मान लो 10 इलेक्शन लड़ा, तो हर इलेक्शन लड़के यदि जीत रहा है, जीत गया और वो इलेक्ट हो गया एमएलए एमपी, तो उसको हर बार चुने जाने की ओल्ड पेंशन स्कीम उसको मिलती जाएगी। 10 बार वो जीता तो 10 बार उसको ओपीएस मिलेगी। लेकिन एक जो गवर्नमेंट कर्मचारी है जो पूरी जिंदगी एक ही नौकरी करता है, उसके लोग ये लोग रोड़ा उनको नहीं देंगे, ये खुद को चाहिए। ये होती है नीयत। जब नेताओं की नीयत ऐसी होगी, वो खुद जो है ओपीएस लेना चाहते हैं और दूसरों को ओपीएस नहीं देना चाहते हैं, जिनका हक है यार, पूरी जिंदगी अपनी नौकरी करता है। तो ये नियति का फर्क पड़ता है, बदनीयत। जब ऐसे बदनीयत लोग सत्ता में आएंगे तो क्या डेमोक्रेसी मजाक उड़ाना है, वो डेमोक्रेसी की भावना से खिलवाड़ करना है। ऐसे ठग लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, ठग लोग, उनको तो पूरे लड्डू चाहिए, है ना, पूरा मेवा चाहिए। जो दूसरे जो बेचारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी ओपीएस की बात करते हैं, कहते हैं इससे देश को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब ऐसे निकम्मे नेता जब बैठे रहेंगे तो देश में बचा क्या है, सारा तो बेच खाए, पूरा बेच दिया देश को, है। तो ये है, तो आप डेमोक्रेसी को दोष नहीं दे सकते, आप दोष ये है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का। ठीक है, सारे मम होके बैठे हैं, सारे बीजेपी हो, कांग्रेस को कोई मतलब नहीं, बस इनको मिल रही है ना पेंशन, बस। ऐसे निकम्मी पार्टियां हैं। दोष है इसको डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी में कोई दोष नहीं, डेमोक्रेसी में कोई दोष नहीं इसमें। ठीक है, तो रिलेशनशिप यदि आप पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में आती है, कोई पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, यदि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके सोचती है, बात करती है, तो भैया ग्रोथ तो होना ही है, और जब ग्रोथ होगा तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी कम होगी। अब देखिए, डिक्टेटोरियल रेजिम हैज़ हैड अ स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ देखिए आप, मतलब जो डिक्टेटोरियल जो रेजिम होता है, डिक्टेटोरियल जो गवर्नमेंट होती है, रेजिम यानी गवर्नमेंट या अथॉरिटी, रेजिम देखिए REGIM, रेजिम यानी अथॉरिटी या गवर्नमेंट। तो इसके मतलब ये कंपैरिजन में ये है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उससे तो बढ़िया जो है डिक्टेटोरियल रेजिम या गवर्नमेंट होती है, क्योंकि स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड, मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रिकॉर्ड मिला है इकोनॉमिक ग्रोथ का। मतलब जिस देश में डिक्टेटोरियल रेजिम है गवर्नमेंट का, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड मिला है आर्थिक विकास का, उस देश का ज़्यादा अच्छा आर्थिक विकास हुआ है एक डेमोक्रेटिक कंट्री से। बट लेकिन when we compare their record only in poor countries there is virtually no difference। लेकिन जब ये इनका रिकॉर्ड हम पुअर कंट्रीज में देखते हैं ना, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं, वही लूटम लाट, लूट का शोट मची हुई है। ठीक है,
देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटी विद इन डेमोक्रेसीज। अब यहाँ देखिए भाई, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, तो और इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। आप दोनों फ़र्क देख लीजिए इंडिया और यूएसए में क्या है, अ वेरी हाई डिग्री, मतलब बहुत ज़्यादा डिग्री का असमानता है दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। क्यों, अमेरिका तो बहुत आगे है, वहाँ भी तो डेमोक्रेसी है ना, वहाँ भी हर इनकम की पर कैपिटा इनकम कितनी ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, वहाँ भी तो डेमोक्रेसी है। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे इंडिया से और डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इतनी इक्वलिटी इन इक्वलिटीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेसीज में। डेमोक्रेसीज बोले तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहाँ से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इतना फ़र्क है। देयर इज ऑफन इन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अक्सर क्या है, ऑफन क्या है, किसकी इनइक्वलिटी असमानता है, इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की। किसी को बहुत ज़्यादा अवसर है, मिल रहे हैं एक ही देश में, और किसी को थोड़े से अवसर मिल रहे हैं, किसी को अवसर मिल ही नहीं रहे हैं बेचारे, ये उल्टा उल्टा अवसर और छीन लिए जा रहे हैं उससे। ठीक है, जैसे किसान हो गए, आज के टाइम किसान, लेबर, इन ये हो गए जो युवा लोग हैं, इनके जो अवसर हैं सारे छीने जा रहे हैं इनसे। ठीक है, और ये चाहते हैं सारा सब कुछ कॉरपोरेट्स को दे दें, जो कॉरपोरेट्स मानिए जो बिजनेस घराने होते हैं बड़े बड़े, उनको दे दिया जाए। तो अक्सर क्या होती है, देयर इज इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के जो भी पुअरर सेक्शंस हैं, है ना, जो गरीब जो तबके हैं, जैसे किसान, मजदूर, ये सारे, तो उनको, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, देयर इज ऑफन इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पुअर सेक्शन। जो गरीब जो सेक्शन है उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें काफ़ी इनइक्वलिटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब इसको चीज़ समझे, एकोमोडेशन में क्या होता है, वैसे तो आवास होता है इसमें, एकोमोडेशन का मतलब। तो आप ये समझ लीजिए कि सोच और डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है, रिलीजन को, कोई अलग अलग धर्म के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में। ठीक है, और अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं बहुत सारे। तो जो अलग अलग जातियों के लोग या अलग अलग धर्मों के लोग यदि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलके रहते हैं, कहते हैं आ भाई तू भी इंडियन है यार, चलो इंडिया को मिलके आगे बढ़ाते हैं, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके उलट यदि मान लो आप ये कहते हो नहीं ये हिंदू लोगों में ज़्यादा हैं और ये मुस्लिम है, मुस्लिम जो है देश को, ये जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती है, मतलब जो है ना, आपको पता है कौन सी पार्टी कहती है, मुस्लिम जो देश के दुश्मन है, ये देश से बाहर निकालो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। और इसी प्रकार जाति में होता है, तो छोटी जाति का घोड़ी पे नहीं बैठेगा, चल नहीं को, तो ये क्या है, आप उसको एकोमोडेट नहीं कर रहे ना, एकोमोडेट नहीं कर रहे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्ट कैसे नहीं कर रहे, एज योर इक्वल, कि वो आपके बराबर है। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग सम पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन एज इक्वल, सो यू आर नॉट एकोमोडेटिंग द सोशल डाइवर्सिटी। ओके, एकोमोडेशन क्या होता है कि आप यू आर एक्सेप्टिंग दैट पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री एज योर इक्वल। इंडिया के लोग है, एक आदमी है, वही मानता है कि मैं इंडियन हूँ, चल तू भी इंडियन, दोनों बराबर हैं यार, चल भाई भाई हैं दोनों, मतलब तू भी इंडियन मैं भी इंडियन। एक है यार मैं इस कास्ट का हूँ, तू इस कास्ट का है, तो दोनों भाई भाई, या मैं इस धर्म का, तू भी इस धर्म का, चलो दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, और यदि ये कहता है कि नहीं यार वो दूसरी कास्ट का, दूसरी रिलीजन का, नहीं वो मुझसे अलग है वो, तो आप उसको एकोमोडेट नहीं कर रहे किसी को। ओके, तो आप आगे समझ में, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी वो है। तो एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, तो जो सोशल डिफरेंसेस जो भी हैं समाज में, जो भी भिन्नताएं आ रही हैं, ठीक है, लोगों को मतलब विचारों में या धर्म को लेके या जाति को लेके, तो उसकी यदि वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों में, जो ऐसा भाव है कि यार मैं तो इस धर्म का हूँ, इस जाति का हूँ, मैं तो उस क्षेत्र का हूँ और मैं उसी धर्म के, उसी जाति के, उस क्षेत्र के ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा जो मेरे धर्म, जाति या क्षेत्र का है। तो ऐसे जो डिफरेंसेस हैं
इनको हैंडल करने की जो एबिलिटी, ए फॉर एकोमोडेशन, ए फॉर एबिलिटी, या फिर सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो चीज़ें हैं इनको यदि हैंडल करने की एबिलिटी है तो ये क्या एक सरप्लस पॉइंट है, अच्छी बात है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए, रेजिम्स के लिए, फॉर द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रेजिम्स, रेजिम्स बोले तो अथॉरिटीज या गवर्नमेंट्स, ठीक है। बट लेकिन डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। ये देखिए, अब यदि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी के लिए या उस एबिलिटी को अचीव करने के लिए जिससे कि हम सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है हम हैंडल कर सकें एक डेमोक्रेटिक रिजीम में, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं अब वो देखते हैं। पहली है द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन इन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। ठीक है, आप समझ गए मेजोरिटेरियनिज्म की बात की थी हमने श्रीलंका में, तो वैसा नहीं होना चाहिए, बेल्जियम टाइप होना चाहिए। बेल्जियम में एकोमोडेशन था सारी माइनॉरिटी में मेजोरिटी सभी का, तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं कि उनको किसके साथ काम करने की ज़रूरत है, नीड्स टू वर्क इनके साथ, माइनॉरिटी के साथ। क्यों? सो दैट ताकि गवर्नमेंट्स फंक्शन, गवर्नमेंट काम कर सके टू रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, जनरल व्यू, जो सामान्य व्यू हो, जो सबके लिए बराबर हो। माइनॉरिटीज़ के लिए भी वही उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेजोरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो माइनॉरिटी, दिस पॉइंट नंबर बिलोंग्स टू द कमिंग टुगेदर ऑफ द मेजोरिटी विद द माइनॉरिटीज। ओके भाई, जो मेजोरिटी के हैं वो माइनॉरिटी के साथ साथ आ जाए। यदि श्रीलंका में, यदि मान लीजिए श्रीलंका में जो सिन्हली जो थे, जो सिन्हली बोलने वाले जो ज़्यादा लोग थे जो मेजोरिटी में थे, यदि वो तमिल स्पीकिंग जो श्रीलंकन्स थे उनके साथ यदि मिल के रहते आराम से, तो क्यों सिविल वार होता, भाईचारा बना रहता ना। तो ये पहली शर्त ये है कि ये पूरा होना चाहिए, मेजोरिटी को माइनॉरिटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए और इन्वॉल्व होके साथ में पार्टनरशिप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। दूसरा, रूल ऑफ मेजोरिटी। देखो फिर मेजोरिटी की बात आ रही है। रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी डिवीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स और ग्रुप्स मे एंड कैन फॉर्म ए मेजोरिटी। ठीक है, तो रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स, ये अच्छी तरह एक्सप्लेन हो चुका है, हम इसको कर चुके हैं चैप्टर जो 1 था इसमें। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ ये कह रहा है कि रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, कि हर डिसीजन लेने के केस में, या इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में, हर एक इलेक्शन के केस में अलग अलग डिफरेंट पर्सन बोले तो जो अलग अलग, जो डिफरेंट लैंग्वेज से बिलोंग करता है, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से, तो डिफरेंट जो पर्सन है, जो पर्सनस हैं, दैट इज़ सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनसे जुड़े हुए धर्म हैं, सारी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं, सारी जो अपनी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो, या उनके ग्रुप कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं मेजॉरिटी। तो इसका पॉइंट कंडीशन नंबर 2 ये है कि आप किसी भी, हर डिसीजन में, एवरी डिसीजन में या एवरी इलेक्शन में डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट रिलीजन से जुड़े हुए, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, डिफरेंट कास्ट के लोग यदि मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो अपनी मेजोरिटी इस तरह से बना सकते हैं। मतलब ये कह रहा है कि आप कास्ट बेस्ड मेजोरिटी पे से दूर रहो, रिलीजन बेस्ड मेजोरिटी से दूर रहो, लैंग्वेज बेस्ड मेजोरिटी से दूर रहो। ठीक है, आपको मेजोरिटी कहाँ बनानी है, एक डिसीजन में, हर डिसीजन में और हर इलेक्शन में। वो कैसे बनानी है, जहाँ आपको डिफरेंट पर्सन और ग्रुप्स को साथ में आकर गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसी, जो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए
एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए काम ना करके वो सबके भले के लिए काम करे। ठीक है ये। अब डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, अब सिटीजन्स की डिग्निटी कहाँ होगी, उनको फ्रीडम कैसे मिलेगी, ये फ्रीडम वो कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो साथ के जो भी बीइंग्स हैं, जो साथी हैं, फेलो बीइंग्स हैं, वो उनको रेस्पेक्ट दे उनको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, सारे इंडिविजुअल्स बराबर है भाई। जब तू किसी धर्म का है, किसी जाति का है, कोई सी भाषा बोलता है, किसी क्षेत्र में रहता है, तो इंडियन है तो हर इंडियन बराबर है एक दूसरे के। ठीक है। अब डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए, जो डेमोक्रेसी है ना, यही सबसे सुपीरियर होती है जो और अदर फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, उनमें, उन सब में सबसे बढ़िया कौन सा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे सुपीरियर होती है। किसके लिए? या कंट्रीब्यूटरी होती है किसमें? प्रमोट करने में। क्या? डिग्निटी, शान और फ्रीडम हर इंडिविजुअल की। ठीक है, तो डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी में नहीं होता है जो आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग आप हो, उसकी इम्पोर्टेंस है वो डिग्निटी। ठीक है, और तो आपकी जो ये डिग्निटी है, जो आपका एक भावना है कि यार मेरी भी डिग्निटी है, शान है, वो आपकी जो फ्रीडम है, इसको प्रमोट करने में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे तानाशाही वाली गवर्नमेंट हो गई, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डेस्पोटिक गवर्नमेंट, कई बार सारे वर्ड्स हैं, अथॉरिटेरियन, एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेस्पोटिक गवर्नमेंट, है ना, ये सारी। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। यही बेसिक है डेमोक्रेसी के। क्या है? पैशन फॉर रेस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे को सम्मान देने की आपके अंदर एक पैशन, एक इनर अर्ज, मतलब आत्मा के अंदर की एक आवाज़। किसके लिए? रेस्पेक्ट किसको देने के लिए? फ्रीडम को और रेस्पेक्ट देने के लिए। ये बेसिक ऑफ गवर्नमेंट है। लेट्स टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमन। जैसे हम एक वुमन की डिग्निटी की बात करते हैं, long struggles by women have created some sensitivity that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट क्या है? रेस्पेक्ट, सम्मान और इक्वल ट्रीटमेंट, समान व्यवहार। किसके साथ? वुमन के साथ। ये है। ठीक है, और इसके लिए वुमन ने क्या किया है? मिलके लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे लंबे स्ट्रगल किए हैं, और एक सेंसिटिविटी समाज में, एक सेंसिटिविटी क्रिएट की है अपने लॉन्ग स्ट्रगल से। ये सब स्ट्रगल क्यों किए? ये सेंसिटिविटी किस चीज़ को लेके क्रिएट हुई समाज में? इनके लॉन्ग स्ट्रगल से, लंबे लंबे मतलब इनके संघर्षों से। किसके लिए? सब रेस्पेक्ट के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए। और ये दोनों क्या है? एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। ओके, द सेम इज ट्रू फॉर द कास्ट इनइक्वलिटीज़। अब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वलिटीज़ हैं। जाति के आधार पे बहुत सारी असमानताएं हैं। कहने में संविधान हो, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा। आज बहुत सारे केसेज आते हैं जहाँ पे सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता केस आते हैं। ओके, तो जब तक इंडिया में कास्ट इनइक्वलिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, जब तक कास्ट इक्वलिटी नहीं आ जाएगी, जब तक इंडिया एक इन ट्रू सेंस इंडिया कैंट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके लिए किसको लड़ना पड़ेगा भैया? उन्हीं को। लड़ाई तो भी बाकी है, संघर्ष भी बाकी है, मंजिलें भी बहुत दूर है इंडिया को प्योरली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। जब तक जुमलेबाज लोग आते रहेंगे, झूठ बोल बोल के तुम ठगते जाओगे, ठगवाते रहोगे ना, जब तक डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं आ सकती। डेमोक्रेसी इन इंडिया has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated
कास्ट फॉर द इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो कहने में ये कह रहा है जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी काफ़ी मजबूत हुई है, या इंडिया में जो डेमोक्रेसी ने काफ़ी मजबूत किया है क्लेम्स को। क्लेम्स मानी जो वो चाहते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, किसकी, जो डिसएडवांटेज्ड, जिसको लाभकारी जो वर्ग रहा है, जिसको लाभ नहीं मिला है, या डिस्क्रिमिनेटेड, जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जिन जातियों के साथ, तो जिन कास्टेज के साथ, जिन जातियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनको लाभ नहीं मिला है, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसको काफ़ी मजबूत किया है डेमोक्रेसी ने इंडिया में। ठीक है, तो इनके क्लेम्स किसके लिए थे, किसके लिए हैं अब भी और रहेंगे जब तक कि इनके क्लेम्स पूरे नहीं हो जाते हैं, इक्वल स्टेटस की, हमें भाई बराबर स्टेटस दिया जाए। अब तो बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में नहीं घुसने देते। अरे तो जब तक आप उसको कास्ट के भी प्रिज्म से देखोगे तो कहाँ जो है इक्वल स्टेटस आएगा। तो ये डिसएडवांटेज्ड एंड जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हैं वो क्या चाहती हैं, उनके क्लेम्स क्या हैं, क्या है उन क्लेम्स, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि हमें समानता का अधिकार मिले और हमें समान अपॉर्चुनिटीज मिले। हालांकि ये सब इक्वल स्टेटस के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो एक डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड जो कास्टेज हैं, इनको थोड़ा ये मजबूती मिली है डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं मजबूती मिली है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है।